Assalamu alaikum guys, this is your host Alisa Shiraz and you are watching Literary Birds. So guys, this is a very crucial topic for all the students, not only for a master's in English literature but also for CSS aspirants also. It is the background of civil war. Actually, the story Civil Peace is written with the background of civil war. So we'll discuss thoroughly about this topic and we'll get to know the facts and figures and the background that what were the circumstances and the emotions and feelings of the people at that time. So let's start guys. Bismillahir Rahmanir Rahim. And one thing more, Nigerian civil war is also known as Biafran's war, क्योंकि ये बियाफ्रन जो लोग थे उनकी वॉर थी. उन्होंने वो रीबल पीपल थे जिन्होंने इसको यानी बढ़ावा दिया और इसकी वजह से ये वॉर जो थी ज़्यादा यानी बहुत ज़्यादा खून रेजी वाली जंग हो गई जिसमें ऑलमोस्ट 3 मिलियन पीपल जो थे उनका नुकसान हुआ उनकी जानों का. और बहुत से यानी जो बच्चे थे वो स्टारवेशन से मरे थे. बहुत ज़्यादा इसकी यानी दुख भरी कहानी है इसके पीछे. तो लेट्स स्टार्ट. नाइजीरिया अ ब्रिटिश कॉलोनी गेन्ड इट्स इंडिपेंडेंस इन 1960. आपको पता है कि ये जो ब्रिटिश पीपल जो थे यानी ब्रिटिश लोगों का जो राज था वो आया था नाइजीरिया में. और फिर 1967 से 1970 तक ये 3 साल तक ये सिविल वॉर लगी थी. और 1960 में ये आए थे. इन्होंने यानी अपनी आज़ादाना हुकूमत जो है वो शुरू की थी 1960 में. ठीक है. ईच ऑफ नाइजीरियंस रीजन वाज अ सेंटर ऑफ द वन ऑफ द मेजर एथनिक ग्रुप्स ऑफ मुस्लिम हौसा एंड फुलानी इन द नॉर्थ, द क्रिश्चियन इबो इन द साउथ ईस्ट एंड द योरूबा हु वर मुस्लिम्स और क्रिश्चियन इन द वेस्ट. आपको अपने जहन में एक मैप सा बनाना है. ठीक है. आपको यानी राइट लेफ़्ट और इस तरह ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ. ठीक है. और आपको यानी जो हमारे नॉर्थ में आएगा वो क्या है, हौसा एंड फुलानी, जो कि मुस्लिम कम्युनिटी है, यानी मुस्लिम जो हैं उसमें मेजॉरिटी है. और फिर अगर आप साउथ में देखो तो साउथ में क्या आएगा, ईबू. इन दोनों का जो था यानी टाकरा था जिसकी वजह से ज़्यादा मसले ख़राब हुए. और वेस्ट में हमारा क्या आ जाता है, योरूबा. अब जो योरूबा थे वो उनकी जो मेजॉरिटी यानी वो मुस्लिम्स भी थे और क्रिश्चियंस भी थे. लेकिन जो हौसा एंड फुलानी थे वो बिल्कुल मुस्लिम थे. और जो ईबू थे वो क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करते थे. ठीक है. द न्यू कंट्रीज फर्स्ट गवर्नमेंट वाज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम विद ईच रीजन रिप्रेजेंटेड इन द फेडरल गवर्नमेंट. द नॉर्दर्न रीजन हाउएवर विद इट्स लार्ज पॉपुलेशन सून डोमिनेटेड द एंटायर कंट्री पॉलिटिकली. अब क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम था, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा हुसैन फुलानी की तो वो डोमिनेंट हो गए, उनको ज़्यादा यानी वो प्रोमिनेंट हो गए पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में, तो उनकी ज़्यादा बात माने जाने लगी. ठीक है. फ्रिक्शन इंक्रीज्ड particularly between the Hausa and Fulani and the Igbo in the south east. अब मैंने आपको बताया साउथ ईस्ट में कौन आ जाते हैं, ईबू. तो जब वो हौसा एंड फुलानी डोमिनेंट होने लग पड़े तो फिर इनकी ईबू से एक यानी तकरार शुरू हो गई, एक लड़ाई शुरू हो गई. इन जनवरी 1966 an Igbo dominated group of Eastern Army officers hoping to rid the country of the political corruption led a coup that toppled the government. अब जो ईस्टर्न आर्मी थी यानी ईबू लोगों की, उन्होंने जो वहाँ क्योंकि ईस्टर्न आर्मी के जो ग्रुप था उसमें वो डोमिनेंट कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए अपने कंट्री को करप्शन से रोकने के लिए, पॉलिटिकल करप्शन को रोकने के लिए उन्होंने भरपूर इसकी बगावत की और गवर्नमेंट को गिरा दिया. ठीक है. उसको नुकसान पहुंचाया यानी उसे ख़त्म करने की कोशिश की. दे हैंडेड ओवर कंट्रोल टू नाइजीरिया टू द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी मेजर जनरल जॉनसन टीयू अगुई इरोंसी who abolished the federal constitution and established a military government. ठीक है. जब ईबू सॉरी गाइस, जब ईबूज़ ने यानी हुकूमत को टॉपल किया, गिरा दिया, और तो उसके बाद कौन आए, मेजर जनरल जॉनसन. ठीक है. ये उनका यानी उगुई इरोंसी ये उनका अफ्रीकन नेम है, तो इसको यानी आप मेजर जनरल जॉनसन भी लिख सकते हो. ठीक है. इट विल मच बेटर. और फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने ख़त्म कर दिया फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन को और क्या लेकर आए, ये मिलिट्री गवर्नमेंट. आपको पता है जैसे यानी मार्शल लॉ लगता है तो मिलिट्री आ जाती है ना. और इसी तरह क्या हुआ कि उन फेडरल जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो ख़त्म हो गया और फिर क्या आ गया, मिलिट्री गवर्नमेंट आ गई. और फिर जी एज उगुई इरोंसी
attempted to promote national unity by doing away with the traditional regional power structure. Political tensions led to tribal conflict. In July 1966, अच्छा यानी इन्होंने क्या किया, ये इन्होंने नेशनलिज्म को प्रमोट किया कि जो ईबू थे वो नहीं चाहते थे कि जो दूसरी जो हुकूमतें हैं वो डोमिनेंट हों, वो अपना जो था कल्चर और ट्रेडिशन खोना नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि हमारा मज़हब जो है वो रहे। क्योंकि आपको पता है कि जब ब्रिटिश होल्ड आया था नाइजीरिया में तो बहुत से लोग जो थे उन्होंने क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर ली थी, ठीक है, वो क्रिश्चियंस बन गए थे। और जो यानी जो हमारे जो राइटर हैं शिन्नुआ एचपी, इनके भी जो माँ बाप थे उन्होंने भी वो भी डिवोटेड क्रिश्चियंस थे, ठीक है, उन्होंने भी यानी बाद में क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर ली थी। बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने यानी बहुत कम ऐसे थे जो रह गए थे जिनका अपना मज़हब वो फॉलो कर रहे थे। तो इन्होंने नेशनलिज्म को प्रमोट किया। फिर आगे कहते हैं कि इन जुलाई 1966 अ ग्रुप ऑफ नॉर्दर्न आर्मी पर्सनल लॉन्च अनदर coup प्लेसिंग LT Cole Yakuba Danjuma गुवॉन इन पावर, ठीक है, आप गुवॉन इसको लिख सकते हो, इतना लंबा नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने फिर क्या किया, वो गुवॉन को जो थे वो पावर में लेकर आए। यानी जो नॉर्दर्न थी आर्मी पहले क्या थी, ईबू की क्या थी, साउदर्न आर्मी की वजह से उनका वहाँ होल्ड था, तो वहाँ उन्होंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए यानी बगावत की और फिर वो अपने जो थे वो यानी मिलिट्री गवर्नमेंट आ गई। फिर उसके बाद जुलाई में 1966 में अनदर coup was टेक प्लेस बाय नॉर्दर्न आर्मी। नॉर्दर्न आर्मी कौन है, हुसैन फुलानी। तो उनकी जो आर्मी थी उन्होंने बगावत की और वो किसको लेकर आए, वो गुवॉन को लेकर आए। ही रीस्टार्टेड द फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन अगस्त। और फिर क्या हुआ, यानी चलती रही, कभी वो जीत जाते कभी वो जीत जाते। अब क्या हुआ, पहले उन्होंने बगावत की तो वो किसको ले आए, मिलिट्री गवर्नमेंट को ले आए और उन्होंने किसको अबॉलिश किया, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन को। और अब जब गुवॉन पावर में लेकर आए नॉर्दर्न आर्मी के लोग, तो फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने रीस्टोर करके फेडरल सिस्टम को यानी अगस्त में फिर वो उसको दोबारा फेडरल सिस्टम को ले आए। अच्छा जी, अब यानी स्टार्ट होती है हमारी, ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेके फिर इसको सेव कर लेते हो, कर सकते हो, अपने पॉइंट्स खुद भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि जितने भी पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। क्योंकि सिविल पीस को लिखने के लिए, सिविल पीस एक कोई ऐसी कहानी नहीं है जिससे आप अपने मुताबिक लिख दो और यानी इर्द गिर्द से अपनी इन्फॉर्मेशन निकाल दो। ये एक यानी इंसिडेंट पे बेस है, एक वॉर पे बेस्ड कहानी है जिसको आपको थोरली पहले सिविल वॉर को पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप उसको यानी इतने कैपेबल होगे कि आप उसके बारे में बात कर सको, ठीक है। और जिस तरह अ क्लीन वेल लाइटेड प्लेस है बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे, तो उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा अपनी राय दे सकते हो क्योंकि वो एक ज़िंदगी से मुतल्लिक है ना। आपको यानी उसमें जनरेशन गैप दिखाई देगा कि यानी पता लगेगा कि ये जवान है, ये मिडिल एज का है, ये बूढ़ा है, तो उनकी अपनी अपनी जो राय है और उनके अपने अपने जो तरीके हैं वो उसमें आपको मार्जिन मिलेगा लिखने का। लेकिन सिविल पीस को पढ़ने से पहले आपको सिविल वॉर को अच्छी तरह जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप अपने नंबर कटवा बैठोगे। अब सिविल वॉर देखते हैं, ठीक है। ये क्या थी, ये गवर्नमेंट के सिलसिले थे जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, जिसकी वजह से आगे आगे हालात ख़राब होते गए और सिविल वॉर फिर शुरू हुई। Since the first coup, the Igbo now living in the north had experienced a violent persecution. Many Igbo were killed and hundreds of thousands of others fled to their traditional homeland in the south. ठीक है। अब जब फर्स्ट कूप लगा था ना तो फिर उन्होंने क्या किया था, यानी माइग्रेट करके जो नॉर्थ में आ गए थे, यानी उनके हुसैन फलानी वाले एरिया में आ गए थे, तो उनको बड़ा ज़्यादा जब उनकी हुकूमत आई तो उन्होंने बड़ा ज़्यादा ना उनके साथ जुल्म सितम हुआ और उनके साथ यानी अच्छा सलूक नहीं किया गया। काफ़ी लोगों का, काफ़ी ईबू जो थे वो मार दिए गए थे और कुछ जो थे वो वापस माइग्रेट करके अपने होमलैंड साउथ में चले गए थे, ठीक है। दे बिगन टू फियर दैट द जुलाई क्यूब वॉज एन अटैम्प्ट टू द नॉर्थ टू गेन कंट्रोल ऑफ द नाइजेरियंस। अब उनको ये पता लगा कि यानी जो जुलाई 1966 में हुआ था, 1966 में जो बगावत हुई थी वो शायद इसी वजह से हुई थी ताकि नाइजेरिया पे पूरा होल्ड उनका हो सके, ठीक है। दिस कंसर्न्स लेड LT Cole चुकवुमिकु और ओडुमिकु ओजुकू। ये इसको आप ओजुकू याद कर लो, अगर तो आपसे सारा याद होता है तो सारा ही याद कर लो, लेकिन इसे ओजुकू याद कर लो, ठीक है।
और जब यानी ओजुकू द मिलिट्री गवर्नर ऑफ ईस्टर्न नाइजीरिया, जब ईस्टर्न नाइजीरिया में यानी मिलिट्री गवर्नर कौन थे उस टाइम, ओजुकू, ठीक है, उन्होंने बायकॉट किया, टू बायकॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल टॉक्स हेल्ड इन अक्टूबर 1966। तो 1966 में उन्होंने इस चीज़ की बगावत की, उन्होंने बायकॉट किया कि हम इस चीज़ को नहीं मानेंगे, ठीक है। ही प्रेस्ड फॉर अ लूजिंग ऑफ द बॉन्ड्स ऑफ द फेडरेशन, negotiation broke down however, and in the March 1967 Eastern Nigeria announced that it is no longer recognized Gowon as its head of government। अब क्या हुआ, उन्होंने इस चीज़ को मानने से इनकार कर दिया कि वो गवोन जो था उसको एज आ यानी गवर्नमेंट का हेड तस्लीम करेंगे, ठीक है। उन्होंने जब इस चीज़ से इनकार किया तो फिर जो थी वो सिविल वॉर लगी। द ईबू डिक्लेयर देयर सेसेशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ द रिपब्लिक ऑफ बियाफ्रा। अब सेसेशन का क्या मतलब होता है, अलहदगी। उन्होंने यानी डिमांड कर दी, बियाफ्रंस ने, जो ईबू के लोग थे, उन्होंने कहा कि भाई हम तो अपनी अलहदा रिपब्लिक बनाएंगे और हम अलहदा होना चाहते हैं, अगर ये सिस्टम इसी तरह चलते रहे तो हम इसके हामी नहीं हैं, ठीक है। जिस तरह अब आप देख लो कि बलूचिस्तान में बड़ा वो चल रहा है, यानी पेशावर में वो अपनी ईद मनाते हैं, कि इस तरह जब लोग यानी लोगों की राय एक दूसरे से नहीं मिलती ना, तो वो फिर ऐसे हालात बनते हैं कि मसले मसाइल ख़राब हो जाते हैं। इस तरह जो थे वो एक ही सारे नाइजीरिया के ही थे ना, डिफरेंट ग्रुप्स थे जिसमें उन्होंने अपने आप को डिवाइड किया हुआ था। और ईबू जो थे वो बियाफ्रन से, उन्होंने फिर लड़ाई की और उन्होंने कहा कि भाई नहीं, हम लोगों को तो अपनी अलहदा रिपब्लिक चाहिए, और उन्होंने फिर डिमांड की। फिर आगे क्या होता है, उसकी वजह से सिविल वॉर जो है वो डेडली ब्लडी सिविल वॉर जो है वो शुरू होती है, ठीक है। A bloody civil war broke out in July as the federal government attempted to reclaim its territory. The Igbo experienced initial military victories, but soon the momentum was swinging in the favor of Nigeria. अब जब काम स्टार्ट हुआ, ठीक है, एक ब्लडी सिविल वॉर का आगाज़ हो गया इस वजह से, क्योंकि कभी उनकी हुकूमत, कभी उनकी हुकूमत, कभी उनकी हुकूमत, कभी उनकी हुकूमत। तो फिर उन्होंने कहा भाई एक फ़ैसला तो लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो सिविल वॉर थी उसका आगाज़ हो गया। ईबू जो थे उन्होंने तो एक्सपीरियंस, यानी उनको तो पहले शुरू में फ़ायदा हुआ, मिलिट्री विक्ट्रीज़ उनको मिली, ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, उनकी रफ्तार जो थी कम होती गई, और जो फ़ैसला था वो नाइजीरियन के हक़ में होने लग पड़ा, यानी जो फेवर्स थी वो नाइजीरिया के हाथों में जाने लगी। The Biafran's capital of Enugu fell to federal troops in October 1967. By April of the following year, the Nigerian army had reconquered most of the eastern territory. In March 1968, federal forces occupied Post Harcourt, Biafran's last remaining supply link with the outside wall. अब यानी जब जब नाइजीरियंस जो थे ना, वो जब डोमिनेट होने लगे तो फिर ईबूस की शामत आ गई, उन्होंने यानी उन पे जुल्म सितम करना शुरू कर दिया, और जो उनकी एक वाहिद सप्लाई थी जो दुनिया के साथ उनको जोड़े हुए थी, यानी उसको भी बंद कर दिया, जिसकी वजह से यानी इतना नुकसान उन्होंने किया था कि लोगों को यानी खाने को कुछ नहीं था उनके पास, पीने को कुछ नहीं था, और जो बच्चे थे वो तकरीबन बहुत ज़्यादा, कहते हैं 60 to 70% जो तादाद थी मरने वालों की, वो उनमें बच्चों की ज़्यादा तादाद थी, क्योंकि जो बच्चे थे वो भूख से मर गए थे, स्टारवेशन, उनको मुकम्मल ग़िज़ाइयात नहीं मिल रही थी, जिनकी वजह से उनकी डेथ हो गई, ठीक है। और although the Biafran forces were surrendered, the rebellion continued until January 1970। आपको पता है ना 1970 में एंड हुई थी। although कि यानी मिलिट्री जो ऑफिसर्स थे ईबू आर्मी के, उन्होंने तो सरेंडर कर दिया, लेकिन जो रिबल लोग थे वहाँ के, उन्होंने फिर भी नहीं किया, एंड उन्होंने जारी रखी अपनी यानी लड़ाई 1970 तक। When they surrendered, जब उन्होंने सरेंडर किया, along with heavy military casualties, perhaps as many as 1 million civilians died during the war, many the results of severe malnutrition। ठीक है, malnutrition का मतलब होता है ग़िज़ाइयत, यानी आप में विटामिन्स की, प्रोटीन्स की, इन सब चीज़ों की कमी हो जाना, यानी कुछ आपको प्रॉपर डाइट नहीं मिले तो ऐसे ही होगा ना। तो इसी तरह बहुत से वो यानी मिलिट्री कैजुअल्टीज़ भी हुई थी, और लोग भी मरे थे, यानी मिलिट्री के लोग भी, बीच में दूसरे लोग भी, फिर बच्चे भी, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो जो वर्ल्ड वॉर है उसका हिसाब और है, जो सिविल वॉर है उसका हिसाब और है। कुछ बच्चे इसको बैकग्राउंड में ले जाते हैं वर्ल्ड वॉर की, ठीक है। देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन सिविल वॉर एंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है गाइस, आप लोगों ने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, इसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है बच्चों इसमें। और अब हम आगे देखते हैं पोस्ट सिविल वॉर नाइजीरिया। अब यानी
सिविल वॉर ये 1970 तक तो एंड हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होती है, पोस्ट सिविल वॉर नाइजीरिया में। कोल गवर्न रिमेन इन कंट्रोल ऑफ द नाइजीरियन गवर्नमेंट। आपको पता है ना कि गवर्न जो था वो उतर गया था, फिर जो था उनका मिलिट्री गवर्नर आ गया, उजूकू जो नाम था उसका आई फॉरगॉट, उजूकवो आ गया था। तो फिर गवर्न वापस आ गया था। फिर ये सारी लड़ाई के बाद अब फिर से यानी ये क्या है, गवर्न रिमेन इन कंट्रोल ऑफ द नाइजीरियन गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्न की सरपरस्ती में ये सब कुछ हुआ ना। तो अब जो था वो कंट्रोल में अभी भी था, यानी वो उतना नहीं, वो अभी भी कंट्रोल में था। ही इनिशिएटेड अ पॉलिसी ऑफ रिकन्सिलिएशन विद द बियाफ्रन रीबल एंड अनाउंस्ड दिस इंटेंशंस टू स्टे इन पावर अंटिल 1976। अब इसने गवर्न ने क्या चालाकी खेली थी, इसने कहा था कि मैं इनसे जो है रिकन्साइल करता हूँ इनसे, यानी बियाफ्रन्स को उसने अपनी उसमें लेना चाहा ना कि इनको मैं, तो यानी उसने बियाफ्रन्स को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की कि चलो मैं इनसे यानी बातचीत करके निगोशिएट करके तो बात ख़त्म करता हूँ, क्योंकि वो चाहता था, असल में उसका टारगेट क्या था, 6 साल की हुकूमत दोबारा से अपने कब्ज़े में लेने का, कि चलो 6 साल तक मैं दोबारा से हुकूमत चला सकता हूँ, ठीक है। विच ही सेट एज हिज टारगेट हियर फॉर द कंट्रीज रिटर्न टू एन इलेक्टेड सिविलियन गवर्नमेंट, ठीक है। आपको समझ आ गई अब कि जो यानी 6 साल के बाद जब दोबारा से इलेक्शन होते तो वो उससे पहले तक 6 साल तक अपनी हुकूमत चला लेता, यानी 1971 से 1976 तक, ठीक हो गया, क्योंकि 1970 में तो एंड हो गई थी ना सिविल वॉर। फिर द गोवन रिजीम ऑल्सो वॉज अटैक्ड फॉर इट्स वाइड स्प्रेड ब्लैटेंट करप्शन, ग्रेफ्ट का मतलब होता है कि जी इलीगल और अनफेयर गेन सच एज इन मनी, ठीक है, कि यानी आप धोखे फ्रॉड से ब्लैक मनी कहते हैं ना, और ब्राइबरी एंड नेपोटिज्म क्या होता है बच्चों के, यानी जब आप हुकूमत में आते हो तो आप देखते हो कि भाई इर्द गिर्द अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्त अहबाब को फ़ायदा पहुंचाना, ठीक है, जो कि पीछे हो चुका है, हम लोगों की हुकूमतों में भी हम लोग देखते रहे हैं। मैं नाम नहीं लूँगी, यानी हमें पता है कि कुछ जो हमारी हुकूमतें पीछे गुजरी हैं उन्होंने अपने ही तकरीबन लोगों को फ़ायदा पहुंचाया है। तो इसी तरह की वो जो यानी जो गवर्न की हुकूमत थी उसमें क्या था कि रिश्वतखोरी, भत्ताखोरी और यानी खुल्लम खुला तजाद, करप्शन और नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा था। वर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, यानी एक अहम हिस्सा था उनकी गवर्नमेंट का ये सारे काम जो थे। इन 1973 में क्या हुआ, द फेडरल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड अ स्पेशल एंटी करप्शन पॉलिसी फोर्स, पुलिस फोर्स, एंटी करप्शन पुलिस फोर्स known as X Squad, whose investigation revealed the ingenious forms of extortion and fraud among private business and professions as well as in the government and public corruption, ठीक है। अब यानी जो एक्स स्क्वाड आई थी, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने फिर सारा कत्था चत्ता खोला कि भाई कहाँ कहाँ यानी हुकूमत के नाम पर कहाँ कहाँ बुरे काम हो रहे हैं, चाहे वो बिज़नेस हो चाहे वो प्रोफेशंस हो, सब में भत्ताखोरी बहुत ज़्यादा यानी प्रोमिनेंट फीचर देखा जा रहा था। उन्होंने जब एक्स स्क्वाड जो आई उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो उनको पता लगा कि किस किस तरह अब आप यानी कह लो इमरान खान की हुकूमत, ठीक है, उन्होंने किस तरह यानी सारा पीछे से हिसाब लगाया, कितनी ज़बरदस्त, जब वो अपोजिशन में आया तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की कि यार ये चीज़ें जो हैं, इमरान खान तो बेचारा पता नहीं कितने अरसे से देखता रहा है कि कौन कहाँ गलत है, कौन कहाँ गलत है। बेशक आज भी वो क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, लेकिन कोई ना कोई तो डिफरेंस है ना। तो इसी तरह ये भी बात हो रही है, जब आप लोग अपनी हुकूमत से इसके साथ सिमुलेट करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। तो जो थी उन्होंने फिर सारा जो कथा चथा खोल के रखा था। फिर क्या हुआ था वो बताते हैं उन सर्कमस्टांसिस में, आगे हम पढ़ते हैं। आर्म्ड गैंग्स ऑफन कंपोज्ड ऑफ फॉर्मर सोल्जर्स रोम द कंट्रीसाइड रॉबिंग, एक्सटॉर्शन एंड किडनैपिंग Nigerians. Sometimes the gangs operated with the approval of the local police or included moonlighting soldiers. Although punishment for these crimes were severe, including public execution, the government was unable to curb the crime rate. अब वो कह रहे हैं कि जो यानी जिस तरह हम सिविल पीस में देखते हैं कि जी एक ग्रोह आता है डाकुओं का जो कि वेल आर्म्ड है, उनके पास ऑटोमेटिक जो हैं गन्स हैं और राइफल्स हैं, और यानी उनके पास ऐसी चीज़ें हैं जो कि बड़ी यूनिक किस्म की हैं, और वो इतने धड़ल्ले से आते हैं
और इतनी उनके अंदर वो जो होता है बेखौफ होते हैं वो, कि वो ये भी नहीं देखते कि लोग डर जाएंगे या यानी चीखो पुकार करेंगे या पुलिस होगी या यानी वॉचमैन जो है, सिक्योरिटी मैन जो है वो होगा। वो कहते वो बल्कि इस चीज़ को उस चीज़ को अग्री करते हैं कि भाई हमारे से कोई पुलिस वगैरह डरेगी नहीं, इसलिए जो कुछ तुम्हारे पास है वो हमें दो निकाल के, ठीक है। तो यही चीज़ वो दिखा रहे हैं कि सर्कमस्टांसेस इतने क्रूल थे, इतने ब्रूटल थे कि यानी जितनी भी जो भी किडनैपिंग हो रही थी, जो भी रॉबरीज हो रही थी, और यहाँ तक के जो सोल्जर्स थे जो कंट्री साइड पे जो फिर रहे थे इर्द गिर्द, वो भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सक रहे थे, इतनी वो स्ट्रॉन्ग पावर्स की यानी गैंग्स थे, ठीक है। तो ऑल्दो कि जो पुलिस वगैरह की तरफ से जो पनिशमेंट थी इस तरह बड़ी वो यानी थी, तो बड़ी सख्त थी कि लोगों को फांसी वगैरह दी जाती थी, लेकिन अगर कोई गलती करता था, लेकिन इसके बावजूद भी वो उसकी रोकथाम के लिए, जो क्राइम्स हो रहे थे उनकी रोकथाम के लिए कुछ नहीं कर सके। इसीलिए तो वो यानी एक ये भी आता है ना कि सिविल पीस में सिविल वॉर के बाद भी और उससे पहले तो हालात ख़राब थे, उसके बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यानी जो सिविल वॉर जब एंड हो जाती है उसके बाद जब गैंग आते हैं, वो असल में यही चीज़ जो है पोर्ट्रे कर रहा है शिनुमा एचपी सिविल पीस के एंड वाले पैराग्राफ में, जब वो गैंग आता है, ठीक है। In the face of such difficulties, Gowon came into increasingly depend on a small group of advisors. He also backed off from the 1976 date of return to civilian rule, declaring that it would only worsen the nation's plight. अब वो जो था यानी वो उसको रोकना चाहा ना गुवोन को, यानी लोगों ने कि उसको उतारना चाहा, क्योंकि कुछ लोगों ने बियाफ्रन जो पसंद नहीं किया, उनको क्रिटिसाइज़ किया इस चीज़ के लिए कि भाई नहीं, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे कि 6 साल और हुकूमत करे हमारे यानी हम लोगों के ऊपर आके। तो उन्होंने इस चीज़ को डिसलाइक किया था। तो अब गुवोन जो था वो खुद ही उतरना चाह रहा था कि भाई अब क्योंकि उसके पास और कोई बचा ही नहीं था ना, कोई सॉल्यूशन नहीं था उसके पास और, तो वो अब यही चाह रहा था कि इज़्ज़त के साथ ही उतर जाए, ये ना हो कि उसको भी यानी और जलालत सहनी पड़े। Protests staged in May and June brought essential services to a standstill. In July 1975, Gowon was deposed in a bloodless military coup and a new government emerged. और finally क्या हुआ, जुलाई 1975 में गुवोन को ओहदे से हटा दिया गया, उसको यानी उतार दिया गया, और फिर यानी ऐसी मिलिट्री को इस तरह की बगावत हुई जिसमें ब्लड शेड तो नहीं हुआ, उसके खून बहाए बगैर जो है थे वो निगोशिएट करके एक नई गवर्नमेंट को इमर्ज किया गया, राइज किया गया, और गुवोन को उतार दिया गया अपने उसकी हुकूमत से, यानी उसको उसके ओहदे से अलहदा कर दिया गया, ठीक है गाइस। ये था हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, और इसके बाद जो थे वो हालात नॉर्मल हो गए, और फिर जो थे आगे बियाफ्रंस का अपना सिलसिला शुरू हो गया और सब लोगों का, बाकी लोगों का अपना। यहाँ यानी कहाँ से लड़ाई शुरू हुई, कहाँ ख़त्म हुई, और गुवोन के दौरे हुकूमत में ये सारा तजाद हुआ, ये सारी सिविल वॉर हुई, ये सारा जो भी था यानी ब्रूटलिटी जो थी उसको वो डोमिनेंट हो गई, और बहुत ज़्यादा एट्रॉसिटी देखने में आई, और सर्कमस्टेंसेस जो थे वो वर्स होते चले गए, और फिर यानी एक ब्लडी सिविल वॉर जो थी वो हम लोगों को यानी आज जो जितना भी हम लोगों ने उसके बारे में पढ़ा वो सब देखने को मिली लोगों को। तो गाइज होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर एंड यू गॉट अबंडेंट नॉलेज फ्रॉम दिस, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे मैं आपको बता दूँ इसमें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरह आइसबर्ग, मैं चाह रही थी आइसबर्ग थ्योरी आपको हेमिंगवे की पढ़ा दूँ, क्लियर करवा दूँ उसका, क्योंकि क्लीन वेल लाइटेड प्लेस में उसका एक बैकग्राउंड है, क्योंकि वो बहुत सिंपल वे में लिखी गई है, और जो यानी जिस थ्योरी पे वो बेस्ड करती है वो आइसबर्ग थ्योरी है, देखने में छोटा लेकिन असल में वो एक बड़ा यानी धमाका खेज, यानी असल में देखने में वो तो छोटी स्टोरी है लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ा मैसेज है, ठीक है। इंशाल्लाह माय नेक्स्ट लेक्चर विल बी रिगार्डिंग आइसबर्ग थ्योरी ऑफ अर्नेस्ट हेमिंगवे। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल लिटरेरी बर्ड्स in order to get more interesting videos. Thank you so much.